अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट अकेडमी. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी माइकोप्लाज्मास. सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 23. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है जी, तो यहाँ पर हम माइकोप्लाज्मा, वैसे तो बहुत सारी इसकी स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनिया. तो हम जी तो यहाँ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सबसे पहले है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो ग्रुप है, और ग्रुप ऑफ वेरी स्मॉल. ठीक है, तो वेरी स्मॉल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म है. सबसे पहले आपने याद रखना है ये वॉल लेस होते हैं, यानी इनकी वॉल नहीं होती. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. ऑफ विच माइकोप्लाज्मा निमोनिया आर द मेजर पैथोजेंस. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, हम माइकोप्लाज्मा निमोनिया यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेजर कॉज है पैथोजेनेसिस का. ठीक है, पैथोजन है वो. अच्छा जी, तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉज करता है एटिपिकल नमूनिया. एटिपिकल का मतलब होता है कोई भी चीज़ गैर मामूली हो, यानी कि आम तौर पर जो नमूनिया है वो कॉज करवाता है न्यूमोकोकल नमूनिया, या दूसरे और स्पीशीज़ जो है वो निमोनिया करवाते हैं. लेकिन एटिपिकल यहाँ लिखने का मतलब ये है कि सिंपली ये जो ऑर्गेनिज़म है ये गैर मामूली नमूनिया होता है, यानी कि ये आम तौर पर लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट करने के लिए नहीं आता, ज़्यादा जो है वो होता नहीं है इस बैक्टीरिया से नमूनिया. तो ये इसलिए हम इसको एटिपिकल कहते हैं कि जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, कॉजेज़ देखने को मिलती हैं, या ट्रीटमेंट जो हम देते हैं ना, वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया का डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको एटिपिकल कहते हैं. दूसरा यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एटिपिकल क्या है. इसके अंदर हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है. इसके अंदर जो है वो सेल वॉल भी जो है वो एब्सेंट है, जैसे कि स्टार्ट में बताया. इसके रिजल्ट एज अ रिज़ल्ट माइकोप्लाज्मा जो है ना वो स्टेन भी नहीं होता. जाहिर सी बात है, हम जो स्टेनिंग करते हैं वो वॉल सेल वॉल की बेसिस पे करते हैं. ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बेसिस पे. तो अब इसके पास वॉल ही नहीं है, तो ज़ाहिर है ग्राम स्टेनिंग तो हम कर ही नहीं सकते. दूसरा जो एंटीबायोटिक है वो हम ज़्यादातर, जो हमारी कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो वॉल पर अटैक करती हैं और बैक्टीरिया को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लेकिन इसकी वॉल लेस होने की वजह से जो है ना एंटीबायोटिक भी जो है वो इनहिबिट हो जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक भी कोई काम नहीं करती. जैसे कि हमारे पास पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, ये हमारे पास क्या है, इनफेक्टिव है. अच्छा जी, इसकी जो आउटर सरफेस है वो फ्लेक्सिबल है. सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर आपको जो है, अब जाहिर सी बात है जब इसकी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है तो ये जो चाहे वो शेप ले सकता है, यानी कि वैरायटी ऑफ शेप्स आपको देखने को मिलेंगी. और इसकी सेल वॉल तो है ही नहीं. सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा. और कोलेस्ट्रॉल भी कौन सा वाला, स्टीरॉल्स वाला. ठीक है, और ये आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन में होता है, यानी कि जो यूकैरियोट सेल्स हैं जितने भी हैं, ये ह्यूमन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है. ठीक है जी, तो जो माइकोप्लाज्मा है ये हमारे पास प्रोकैरियोट है, और इसकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ये याद रखना है आपको. अच्छा जी, माइकोप्लाज्मा जो है वो ग्रो करता है लेबॉर्ट्री में, आर्टिफिशियल मीडिया पे हम ग्रो करते हैं, लेकिन इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर हमें सेवरल लिपिड्स को ऐड करना पड़ता है जब जाके इसकी ग्रोथ आती है. और ग्रोथ कब आती है, स्लो ग्रोथ है इसकी, और ये 1 वीक में होती है तकरीबन. ठीक है, और इसकी जो कॉलोनीज़ हैं वो विजिबल कब तक होती हैं, 1 वीक में हमें विजिबल होती हैं. कॉलोनी फ्रीक्वेंटली हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राइड एग शेप. कौन सी शेप आपको देखने को मिलेगी, फ्राइड एग. पैथोजेनेसिस में लिखा हुआ है कि निमोनिया अ पैथोजन ओनली फॉर ह्यूमन. ह्यूमन के लिए ही पैथोजन है और ट्रांसमिटेड होता है ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से. और ये क्या है, रॉड शेप होती है इसकी, टैपर्ड जो है वो टिप होती है, और कंटेन करता है एक प्रोटीन. अभी क्या प्रोटीन का काम होता है कि अटैच करवाए. किसको करवाए, बैक्टीरिया को. किससे करवाए अटैच, जो हमारी एपिथीलियम होती है, लंग्स की एपिथीलियम होती है, या कोई भी एपिथीलियल होती है, उस मिकोजा से अटैचमेंट का काम करवाने के लिए इनके पास एक प्रोटीन होती है. आगे चलते हैं जी, तो ये रही हमारे पास प्रोटीन. प्रोटीन का नाम नहीं दिया, बस सिंपली कहा है कि प्रोटीन होती है. रेस्पिरेटरी म्यूकोजा इज़ नॉट इन्वेड, यानी कि वो प्रोटीन रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को कुछ नहीं करती. किसके अंदर काम को दिखाती है अपना, सिलियरी जो मोशन हो रहा होता है इज़ इनहिबिटेड एंड नेक्रोसिस ऑफ द एपिथीलियम अकर्स. ठीक है, तो लंग्स है वहाँ पर, सिलियरी जो है वो आपका पैरेटिस देखने को मिलते हैं, उसको इनहिबिट करेगी और नेक्रोसिस होगी, यानी कि डैमेज होगा वहाँ का एरिया, और फिर एपिथीलियम जो है वो पूरी उसकी
डैमेज एरिया हो जाएगा वहाँ से। तो मैकेनिज़्म बाय विच माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉजेज इन्फ्लामेशन इज़ अनसर्टेन। इसके जो इन्फ्लामेशन का कॉज है वो अभी अनसर्टेन है। इट डज प्रोड्यूस हाइड्रोजन परऑक्सीडेज, यानी कि ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। विच कंट्रीब्यूट, किस में कंट्रीब्यूट करता है, डैमेज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स को। ठीक है, निमोनिया का जो है ना वो एक ही सीरोटाइप है जो कि एंटीजेनिकली डिस्टिंग होता है दूसरे स्पीशीज़ से। माइकोप्लाज्मा की 3-4 यानी कि कुछ और भी स्पीशीज़ हैं लास्ट में यहाँ लिखी हुई हैं, तो उन स्पीशीज़ से निमोनिया जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ दी वन सीरोटाइप। ठीक है जी, और बाकी जो इम्यूनिटी होती है ना वो क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर एक इन्फेक्शन अभी हुआ है तो वो दोबारा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग निमोनिया इन्फेक्शन, अब निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पर हमें फॉर्म होती हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे ख़ुद के सेल पे ही अटैक करना शुरू कर देती हैं। और ये ख़ुद के सेल पे तो अटैक करती हैं, और कहाँ कहाँ करती हैं, रेड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल, ब्रेन के सेल्स, लंग्स, लिवर, इनके सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, मींस लंग्स से बाहर भी जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, यहाँ कोल्ड एग्लूटिनेशन का लिखा हुआ है, तो एग्लूटिनेशन का मतलब सिंपली होता है कि रेड ब्लड सेल आपस में क्लम्प बना रहे हैं एट कोल्ड टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, निमोनिया इन्फेक्शन जो होता है ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया कौन से पीपल के एजेस में होता है, ये 5 to 15 ईयर्स ओल्ड में होता है। ठीक है जी, इसके आगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको देखने को मिलेगा कि क्या है, प्राइमरी एटिपिकल नमूनिया है। प्राइमरी एटिपिकल नमूनिया कहते हैं। अब यहाँ पर टर्म एटिपिकल को बताया गया है कि कॉजेटिव बैक्टीरियम कैन नॉट बी आइसोलेट ऑन रूटीन मीडिया इन द डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि रूटीन मीडिया पर ये नहीं आता, अक्सर ज़्यादातर नहीं आता। एंड डेट द डिजीज़ डज नॉट रिजेंबल, और ये जो डिजीज़ है रिजेंबल नहीं करती न्यूमोकोकल नमूनिया से। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, द ऑनसेट ऑफ द माइकोप्लाज्मा निमोनिया इज़ ग्रेजुअली, इसका ऑनसेट ग्रेजुअली होता है। बिगिनिंग ऑफ नॉन प्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है ड्राई कफ। ठीक है, बिना स्प्यूटम के जो है वो खांसी होना, ये हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। सॉर थ्रोट यानी थ्रोट के अंदर पेन, ईयर एक यानी कान के अंदर दर्द होता है। वाइटिश नॉन ब्लडी स्प्यूटम भी जो है वो आपको कुछ दिन के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, बिगिनिंग के अंदर आपको नॉन प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में अगर आप लोग देखें तो फीवर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का मतलब होता है जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस और डिस्कम्फर्ट दैट इफेक्ट द होल बॉडी, जिसके अंदर फीवर आता है, हेड एक आता है, मलाइस यानी कि ये हमारे पास सिंपली होता है कि समथिंग रॉन्ग विद आवर बॉडी, यानी कुछ गलत है, या लेक ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर है माइल्गियास, तो ये हमारे पास सिंपली होता है पेन इन मसल्स। ठीक है, मसल्स का पेन जो होता है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है द पॉजिटिव ऑफ फाइंडिंग्स, ये सारी यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि अगर कोई भी चेस्ट एग्जामिनेशन करेगा तो उसको कोई ख़ास जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या है डिजीज़। इसके लिए आपको स्पेशली एक्सरे करवाना पड़ेगा, जिससे जो है वो अच्छे से आप डायग्नोस कर सकोगे। ठीक है, उसकी रिपोर्ट या जो बैक्टीरिया है वो उससे पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया है। अच्छा जी, तो इसकी ये जो डिज़ीज़ है ये रिज़ॉल्व हो जाती है 10 to 14 डेज़ में खुद ही। ठीक है, ये भी होता है। और निमोनिया जो होता है वो कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस भी कॉज करता है, यही निमोनिया इसके साथ ब्रोंकाइटिस होती है, यानी कि ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन भी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन मतलब होता है कि लंग्स से बाहर जो भी कोई इन्फेक्शन होगा इस बैक्टीरिया से, वो हमारे पास इस सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। तो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के अंदर डायग्नोसिस यूजुअली नॉट मेड। ठीक है, हम स्प्यूटम से इसको जो है वो डायग्नोस नहीं कर सकते। ठीक है जी, स्प्यूटम से हम सिर्फ टीबी को डायग्नोस करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को। इट टेक्स एटलीस्ट 1 वीक ऑफ कॉलोनी टू अपीयर ऑन स्पेशल मीडिया। इसके लिए एक स्पेशल मीडिया होता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया इसके पास वॉल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर हमें स्पेशल मीडिया चाहिए होता है।
कल्चर ऑन रेगुलर मीडिया रिवील्स ओनली नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है जी, करंटली हम जो है वो पीसीआर कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि हमें निमोनिया को डिटेक्ट करता है। क्या चीज़ डिटेक्ट करता है? न्यूक्लिक एसिड को स्प्यूटम के अंदर, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस जो होती हैं उसमें हम बेस्ट डायग्नोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है? पीसीआर है। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हम क्या डिटेक्ट करते हैं? हम एंटीबॉडीज़ पेशेंट के सीरम में चेक करते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह को। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कोल्ड एग्लूटिनेशन का लिखा हुआ है। कोल्ड एग्लूटिनेशन असल में क्या है? ये एक आईजीएम ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि अगेंस्ट होती हैं टाइप ओ रेड ब्लड सेल के, और जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करती हैं? ये कोल्ड एग्लूटिनेशन का प्रोसेस करती हैं, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं होता। तो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं उनका पॉजिटिव आ जाता है, किसी का नेगेटिव आ जाता है, तो ये हमारे पास टेस्ट नॉन स्पेसिफिक, इसलिए हम ज़्यादातर नहीं करते। सबसे बेस्ट प्रोसेस हमारे पास पीसीआर है, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा हम एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन है, वो हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग का मैक्रोलाइड दे सकते हो, जिसके अंदर हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये हम देख सकते हैं, या टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन, ये चीज़ें देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इफेक्टिव है वो हमारे पास फ्लोरोक्लोनिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ये हमारे पास इफेक्टिव ड्रग होती है। ठीक है, और ये जो ड्रग्स हैं ये शॉर्टन करती हैं ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स वगैरह जो है उसको जो है वो कम करती हैं। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिज़ीज़ है वो ऑटोमेटिक या हमारी बॉडी उसको नेचुरली जो है वो रिजॉल्व कर लेती है 10 to 14 डेज़ के अंदर। पेंसिलिन और सेफेलोस्पोरिन ये इनएक्टिव है, यानी कि ये ज़्यादा काम के ड्रग्स नहीं है इसके अंदर नमूनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पास वॉल ही नहीं है, सेल वॉल ही नहीं है, और ये ड्रग्स अफेक्ट ही जो है वो सेल वॉल पे करती हैं। ठीक है जी, ये हो गई, इसके पास इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसकी अदर स्पीशीज़ लिखी हुई हैं वो पढ़ लेते हैं जी। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा होमिनिस के बारे में लिखा हुआ है। ये क्या है? इम्प्लिकेटेड एज एन इनफ्रीक्वेंट कॉज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करवाता है। बाकी इसके अलावा जेंटिलियम ये हमारे पास है एक, जो कि यूरेथ्राइटिस करवाता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर हमारे पास जो है वो सर्विक्टाइटिस करवाता है। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। और नॉन गोनोकोकल जो है वो हमारे पास डिजीज़ हैं, यानी कि नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस 20% करवाता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरी स्पीशीज़, अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहो तो इट्स अप टू यू। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे पैराग्राफ पर जी। तो यहाँ पर जो है वो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है, वो भी अवेलेबल है। बाकी दूसरी ड्रग्स हैं वो हमारे पास इफेक्टिव हैं, जैसे कि हमारे पास मोक्सीफ्लेक्सन ये हमारे पास हो गया। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर यूरिया प्लाज्मा हमारे पास होता है, एक स्पीशीज़ जो कि हमारे पास जिसके पास क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, और यूरिया को चेंज करता है वो अमोनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से, और यही डिफ्रेंशिएट करवाता है। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के लिए जी। तो यहाँ तक हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।